स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी कविता को जिन कवियों ने प्रभावित किया है, उन कवियों में निराला का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ओजस्वी एवं संवेदनशील कवि निराला बैसवाड़े की देन है। साहित्य साधना में पाल्या भूमि बंगाल और जन्मभूमि बैसवाड़े की आंचलिक संवेदनाओं से प्रभावित निराला की सर्जना एक अनूठे स्वरूप को प्राप्त हुई। सन 1920 के आसपास काव्य रचना का शुभारंभ करने वाले कवि निराला की श्रेष्ठ कविताएं गीतिका, परिमल, अनामिका, बेला, अणिमा, नए पत्ते, गीत कुंज, सांध्य काकली, अर्चना, आराधना आदि काव्य संग्रहों में संग्रहित हैं। जिस युग में निराला ने काव्य सृजन आरंभ किया, वह द्विवेदी युग का अंतिम चरण और छायावाद का उन्मेष काल था। हिंदी कविता करवट बदल रही थी। निराला ने अपने काव्य सृजन से कविता में नवीनता का सूत्रपात किया। उन्होंने अपनी असीम काव्य क्षमता से काव्य पर लगे उन अस्वाभाविक बंधनों को तोड़ा, जिनके चलते हिंदी कविता युगानुकूल सर्जना नहीं कर सकती थी। काव्य के क्षेत्र में जितने प्रयोग निराला ने किए, संभवतः किसी अन्य कवि ने नहीं किए, किंतु उनके ये प्रयोग अभिव्यक्ति के संघर्ष के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं, जो तत्कालीन काव्य शैलियों के छोटे पड़ जाने के कारण उनके मन में जन्म ले रहे थे। भाव और शिल्प दोनों ही स्तर पर वे एक क्रांतिकारी, ओजस्वी और संवेदनशील कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। निराला के काव्य में शब्द अर्थों में बंधते नहीं, बल्कि उनमें मुक्त होते हैं, और इसीलिए हर शताब्दी में उनकी कविता से नए अर्थों का संधान किया जा सकता है। इस दृष्टि से निराला के काव्य को किसी वाद विशेष के कटघरे में रखना उचित प्रतीत नहीं होता, और बुनियादी तौर पर निराला की कविता आने वाली हर काव्य प्रवृत्ति की अग्रज प्रतीत होती है। यह भी सत्य है कि प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा और निराला की रचनाएं 1920 के आसपास काव्य सर्जना के नए आयाम गढ़ रही थीं, और इन्हीं कवियों की कविताओं के आधार पर छायावाद की व्याख्याएं होने लगी थीं। छायावाद नाम आरंभ में व्यंग्य के तौर पर कहा गया था, किंतु बाद में यही नाम प्रवृत्ति विशेष का सूचक बनकर काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। हिंदी में छायावाद इस शीर्षक लेख में सर्वप्रथम मुकुटधर पांडेय ने छायावाद को अंग्रेजी एवं बंगला मिस्टिसिज्म के समकक्ष मानकर उसकी कुछ विशेषताएं गिनाई। उनका मत था कि छायावादी कवियों की कल्पना प्रियता बुद्धि और ज्ञान की सामर्थ्य सीमा का अतिक्रम करके मन और प्राण के अतीत लोक में ही विचरण करती रहती हैं। छायावाद का आदर्श काव्य में चित्रकारी और संगीत का अपूर्व एकीकरण है। छायावाद की आलोचना में अंग्रेजी के मिस्टिसिज्म के अतिरिक्त रोमांटिसिज्म शब्द का भी उपयोग हुआ है। 18वीं शताब्दी में फ्रांस की क्रांति ने रोमांटिसिज्म शब्द को गति दी। इस रोमांटिसिज्म शब्द का अनुवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद किया, और इससे भी छायावाद की पर्यायता उन्होंने सिद्ध की। पर कतिपय समीक्षकों ने छायावाद और स्वच्छंदतावाद को अलग अलग माना है। वास्तव में स्वच्छंदतावाद की परिधि छायावाद से व्यापक है। हिंदी के स्वच्छंदतावाद को फ्रांस की क्रांति जैसी
किसी क्रांति से जोड़ना संभव नहीं है। यद्यपि भारतीय नवजागरण ने उसे प्रभावित किया तथा देश की और समाज की परिस्थितियों से भी वह प्रभावित हुआ और इस दृष्टि से स्वच्छंदतावाद व्यापक संदर्भों में समाहित किया जा सकता है। डॉक्टर धनंजय वर्मा ने निराला काव्य और व्यक्तित्व विषय पर लिखते हुए लिखा है, स्वच्छंदतावाद की विशेषताओं का नाम ही छायावाद और रहस्यवाद है। इस तरह हिंदी स्वच्छंदतावादी काव्य में वैयक्तिक स्वतंत्रता, नियमबद्ध जीवन के विरुद्ध उद्दाम मुक्त अभिलाषा, मानवतावादी दृष्टि, आदर्शवादी आध्यात्मिक चेतना, इन सब का रोमानी सौंदर्य के साथ प्रस्तुतिकरण हुआ। नारी एवं प्रकृति का मिला जुला सौंदर्य नवीन सौंदर्य बोध के साथ अभिव्यक्त हुआ। खड़ी बोली को नया अर्थ बोध देना एवं मुक्त छंद को कविता में प्रतिष्ठित करना, यह सब स्वच्छंदतावादी कवियों की स्वच्छंद प्रवृत्तियों का परिणाम था और निराला स्वच्छंद कवियों के अग्रदूत माने जा सकते हैं। स्वच्छंदतावादी काव्य सरणियों का जो स्वरूप है, उसका निर्वहन एवं विकास का सर्वाधिक उत्तरदायित्व निराला के काव्य सृजन के द्वारा ही संभव हो सका है। निराला ने लिखा है, मैंने भी वस्तु और विषय की स्वतंत्रता की तरफ ध्यान रखा है, एक साहित्यिक की तरह, एक कवि की तरह, एक दार्शनिक की तरह। मेरा उद्देश्य था और है, स्वतंत्रता बहुमुखी है और साहित्य का मतलब है वो सबको साथ लिए रहे। सन 1916-17 से लेकर सन 1960-61 के 50 वर्षों के अंतराल में निराला की रचनाधर्मिता जीवन के उतार चढ़ाव से सामंजस्य स्थापित करते हुए विकसित हुई। सन 1923 में मतवाला पत्रिका निकली, तब उसके मुख पृष्ठ पर ये 2 पंक्तियां लिखी हुई थीं। अमिय गरल शशि सीकर, पीकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। दरअसल निराला का संपूर्ण काव्य इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी विशेषताओं को दर्शाता है। इन पंक्तियों के योग्य थी निराला की कविता, जिसमें एक ओर राग रंजित धरती है, रंग गई पग बक धन्य धरा, तो दूसरी ओर विराग का अंधकारमय आकाश है, अमानिशा उगलता गगन अंधकार। निराला की कविताओं में जितना आनंद का अमृत है, उतना ही वेदना का विष। ये विचार थे राग विराग की भूमिका में डॉक्टर रामविलास शर्मा के। निराला के काव्य संसार में परस्पर विरोधी संवेदनाओं की ऐसी कड़ियां हैं, जहां एक ओर उत्साह, तीव्र आसक्ति, विद्रोही चेतना का आक्रोश है, तो दूसरी ओर आत्मविषाद, अनासक्ति, आत्म करुणा और अवसाद के स्वर मुखरित हैं। कुछ समीक्षक निराला के काव्य को 3 तो कुछ 5 चरणों में विभक्त करते हैं। राग प्रथम चरण में है तो अंतिम चरण में भी। निराला के समकालीन और उत्तरकालीन कवियों में विचारधारा की जैसी अस्थिरता, भावबोध की जैसी चंचलता दिखाई देती है, वैसी निराला में नहीं है। वे यदि 40 में शोषण के विरुद्ध कविताएं लिख रहे थे, तो बहुत पहले सन 24 में क्रांति का आह्वान कर चुके थे। यदि सन 50 में और 60 में उन्होंने मृत्यु पर कविताएं लिखी, तो सन 25 और 35 में भी वे उस पर कविताएं लिख चुके थे। वर्षा और वसंत पर तो जीवन के हर चरण में वे कविताएं लिखते रहे। सन 1916-17 से सन 1927 तक की काव्य को निराला के प्रथम चरण के रूप में माना जाता है और इस चरण में
अनामिका एवं परिमल की समस्त रचनाएं शामिल की जाती हैं। इस काव्यचरण की सबसे बड़ी विशेषता थी निराला का स्वच्छंद स्वरूप। उन्होंने कविताओं पर लगे अस्वाभाविक बंधनों को तोड़ा। कविता की बाह्य श्रृंखला, छंदों के बंधन को तोड़ने का भी उन्होंने सफल प्रयास किया। परिमल की भूमिका में निराला ने लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना। मुक्त छंद का यह तात्पर्य नहीं कि कविता की आत्मा ही तिरोहित हो जाए। निराला ने पुनः स्पष्ट किया, छंद भी जिस तरह कानून के अंदर सीमा के सुख में आत्मविस्मृत हो सुंदर नृत्य करते उच्चारण की श्रृंखला रखते हुए श्रवण माधुर्य के साथ ही साथ श्रोताओं को सीमा के आनंद में भुला रखते हैं, उसी तरह मुक्त छंद भी अपनी विषम गति में एक ही साम्य का अपार सौंदर्य देता है। इस काल में निराला ने मुक्त छंद में विविध भावबोध की रचनाएं प्रस्तुत की, उनका प्रचार किया, पर साथ ही साथ उन्होंने इस चरण में श्रेष्ठ छंदबद्ध रचनाएं भी प्रस्तुत की। डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी ने निराला के इस काव्य चरण को पौरुषता एवं प्रखरता, इन दो विशेषणों से संबोधित किया है। इस समय बादल राग, जागो फिर एक बार जैसी कविताएं क्रांति का आह्वान करती हैं, तो वहीं जूही की कली, यमुना के प्रति और संध्या सुंदरी जैसी कविताओं में उच्छल अनुभूति कवि की अनवरत दृष्टिगोचर होती है। उसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे किसी पहाड़ी नदी की निर्मल प्रखर पारदर्शी जलधारा के बीच खड़े हैं और हमारे चारों ओर वही स्वच्छ पावन जलधारा लगातार प्रवाहित हो रही है। इस दौर की निराला की कविता तुम और मैं बहुख्यात है। तुम और मैं दार्शनिक चेतना से संपन्न कविता निराला के वेदांती होने के प्रमाण स्वरूप उद्धृत की जाती है। निराला ने वेदांत के सार को ग्रहण किया, आत्मा को अमर मानते हुए मृत्यु के भय को जीतने की बात वो लगातार करते रहे और उनका वेदांत दर्शन राष्ट्रीय चेतना के साथ जुड़कर देश की युवा पीढ़ी को संबोधित करता है। जागो फिर एक बार की ये पंक्तियां इस दृष्टि से विशेष दृष्टव्य हैं। तुम हो महान, तुम हो सदा महान, महामंत्र ऋषियों का यह अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ पद रजभर भी नहीं है। सारा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। निराला की कविता में सौंदर्य और श्रृंगार की कोमल और तीव्र अनुभूति प्राप्त होती है। सौंदर्य और श्रृंगार के क्षेत्र में भी निराला ने हिंदी काव्य को एक नई अनुभूति और नया आधार प्रदान किया। निर्लिप्त रहकर स्थिर मन से ग्रहण किए गए सौंदर्य बोध को जिस संतुलन के साथ निराला ने व्यक्त किया है, यह उनकी रचना शक्ति का प्रमाण ही माना जा सकता है। इस संदर्भ में जूही की कली कविता का जो उद्वेग है, उसकी आलोचना और उसकी बहुत चर्चाएं आलोचकों द्वारा की गई। जूही की कली कविता मानो निराला का जीवन उत्सव है। एक और यह कविता हिंदी की पहली सशक्त मुक्त छंद की कविता है, दूसरी ओर कोमलतम भावों वाली श्रृंगार और सौंदर्य बोध की इस कविता में सबसे बड़ी खासियत है मुक्त छंद में इन भावों को अभिव्यक्त कर सकना। जूही की कली की ये लाइनें इस दृष्टि से हम यहाँ देख सकते हैं। विजन वन वल्लरी पर सोती भी सुहाग भरी,
स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तन तरुणी, जूही की कली दृगबंध किए शिथिल पत्रांक में। इसी तरह यमुना के प्रति कविता जो है उसमें निराला ने स्मृति के सहारे जो चित्र खींचा है उसे वियोग स्मृति श्रृंगार का श्रेष्ठ चित्र कह सकते हैं। वह कटाक्ष चंचल यौवन मन, वन वन प्रिय अनुसरण प्रयास, वह अजीत इंगित मुखरित मुख, कहाँ आज वह सुखमय साज। इस चरण की महत्वपूर्ण कविता है बादल राग। यूं तो भिक्षुक आदि कविताओं में निराला की यथार्थवादी एवं प्रगतिशील दृष्टि बेहद स्पष्ट है, पर निराला की दीन दुखी पीड़ित जनता के प्रति करुणा और धनी पूंजीपतियों के प्रति तीव्र आक्रोश की जो उनके अंदर भावना है उसकी भास्वर आवेशपूर्णता इन पंक्तियों में दृष्टव्य है। रुद्ध तोष है, क्षुब्ध कोश है, जीर्ण बाहु है, शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। हे विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मांस ही आधार, हे जीवन के पारावार। सन 1927-28 से लेकर सन 1935-37 तक की अवधि की जो रचना प्रक्रिया है उसे निराला की कविताओं का या यूं कहें कि काव्य विकास का दूसरा चरण माना जाता है। आचार्य वाजपेयी जी ने ये माना है कि निराला ने इस समय प्रायः गीतों की ही सृष्टि की है। प्रिय यामिनी जागी इस दृष्टि से दृष्टव्य है। इस कविता में सौंदर्य अनुभूति का वर्णन तो दृष्टव्य है ही, इसके साथ ही साथ सौंदर्य का निदर्शन करते हुए उससे निसंग रहने की प्रवृत्ति भी स्पष्ट है। संगीतिक एवं सांगीतिक चेतना की दृष्टि से यह कविता एक महत्वपूर्ण कविता है। प्रिय यामिनी जागी, अलस पंकज दृग अरुण मुख, तरुण अनुरागी, वासना की मुक्ति मुक्ता त्याग में तागी। श्रृंगार वर्णन के सीमित क्षेत्रों को विराट रूप में परिवेशित कर वे उनका अलौकिक एवं दार्शनिक समापन कर देते हैं और इसी तरह श्रृंगार को इस गहराई तक उसका बोध कराते हैं कि उसमें आध्यात्मिक आभा आ जाए। यहीं से निराला में छायावादी एवं रहस्यवादी आभा की झलक मिलती है। भाव की दृष्टि से निराला ने प्रार्थना परक गीत भी लिखे हैं। उनका एक गीत है, दे मैं करूं वर्ण जननी दुख हरण, पद राग रंजित मरण। इसी तरह उन्होंने लिखा है, भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, गंगा पद तल शतदल, गर्जितोर्मि सागर जल, धोता शुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे। यह श्रेष्ठ राष्ट्रगीत है और श्रेष्ठ इस दृष्टि से कि इसमें एक विशिष्ट प्रकार की भावाभिव्यंजना है और इसके साथ ही साथ चुस्त विन्यस्त संगीत का जो मणिकांचन संयोग हुआ है वह इसे श्रेष्ठ राष्ट्रगीत का दर्जा दिलवाता है। निराला के काव्य विकास के तीसरे चरण में हम सन 1935 से लेकर 1942 तक की रचनाओं को का समावेश करते हैं। यदि हम इस काल की रचनाओं का जिक्र करें तो तुलसीदास, सरोज स्मृति एवं राम की शक्ति पूजा, इन तीनों लंबी कविताओं का जिक्र किया जाना बेहद ज़रूरी है। यदि ये जो श्रेष्ठ दीर्घ आख्यानक प्रगीत हैं वो एक और औदात्य की भूमि पर जाकर महाकाव्योचित शैली का उसमें प्रयोग हम निराला की ओर से देखते हैं और साथ ही साथ इस दौर में उन्होंने हास्य व्यंग एवं अन्य भावों की कविताओं का भी सृजन किया। सरोज स्मृति कविता काव्य शीर्ष पर संस्थित एक श्रेष्ठ गीत है। सरोज स्मृति कविता में कवि की भाव चेतना, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, जैसे उद्गारों में मानो पुत्री के निधन पर समस्त भाव
एक साथ इकट्ठे हो गए हों। और उनके करुणत्व का एक रूप यह भी है कि जहाँ कवि अपने जीवन की असफल परिस्थितियों के करुणापूर्ण चित्रों को पुत्री की असामयिक मृत्यु पर उत्पन्न शोक के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका, लिखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। अनामिका की एक सशक्त रचना है राम की शक्ति पूजा। यह उनकी प्रौढ़तम रचना है, जिसमें एक ओर राम के उदात्त चरित्र का अंकन है, वहीं दूसरी ओर काव्य शिल्प का चरमोत्कर्ष भी इस कविता में देखा जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे राम के चिंतन में सर्वत्र निराला ही बोल रहे हैं। धिक जीवन का जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी आह उद्धार दुख जो न हो सका। राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथमानो यही है कि पृथ्वी पर अन्याय को जो सहारा दे रहे हैं उनसे जूझो। इस कविता में निराला सर्वत्र राम के माध्यम से अपनी बात करते नजर आते हैं। निराला के आत्मनिर्वासन की छवि राम की शक्ति पूजा में अंधकार उगलते हुए आकाश और गरजते हुए सागर के बीच खोए हुए राम के चित्रण के माध्यम से स्पष्ट होती है। इस कविता को पारंपरिक अर्थों और कथा की पुनरावृत्ति मात्र से बचाने वाला चरित्र राम का ही है। राम के चरित्र में यहाँ जो संशय की व्याप्ति है वो दरअसल तुलसी के राम जिनमें की संशय नहीं है उससे अलग करता है। राम की शक्ति पूजा की सफलता इस बात में भी है कि उसके बिंब अपने में आकर्षक हैं। वे परिवेश और राम की मनोदशा का चित्रण एक साथ करते हैं। दार्शनिक स्तर पर उनमें एक संगति है और उनसे ध्वनित तथा प्रतिध्वनित अर्थ कविता में आदि से अंत तक गूंजता है। इसी क्रम में निराला की एक और कविता तुलसीदास, जो कि 100 छंदों या 600 पंक्तियों में रची गई है, बेहद महत्वपूर्ण है। यह कविता अपने अर्थों के संभार से उतार चढ़ाव को प्राप्त करते हुए निराला की श्रेष्ठ कविताओं में अपना स्थान बनाती है। इन तीनों कविताओं राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास एवं सरोज स्मृति में अलग अलग युद्ध हैं। आलोचक के अनुसार सरोज स्मृति में एक स्वार्थ समर है जिसमें कवि हारता है और विजयी होना बहुत सम्मानप्रद नहीं समझता। दूसरा युद्ध साहित्यिक है जिसमें चारों ओर प्रहार होते हैं और निराला अपने को महारथी के समान घिरा हुआ पाते हैं। इस युद्ध में वह दूसरों का शरक्षेप और रण कौशल देखते भर हैं, स्वयं प्रहार नहीं करते। किंतु राम की शक्ति पूजा में राम बार बार प्रहार करते हैं और उनका प्रयास व्यर्थ जाता है। मेरे विचार से इन तीनों रचनाओं ने इस काव्य विकास के चरण को बेहद महत्वपूर्ण बनाया है। ये तीनों रचनाएं की सबसे ज़्यादा जहां आलोचना हुई वहीं ये महत्वपूर्ण भी सिद्ध हुई हैं। 1942 से लेकर 1950 तक के काल को हम निराला के काव्य विकास का चतुर्थ चरण मानते हैं। वाजपेयी जी ने इसे प्रयोग चरण कहा है। कुकुरमुत्ता, मास्को डायलॉग, बेला की गज़लें और कुछ प्रशस्तियां उनकी प्रयोगात्मक वृत्ति को सामने लाती हैं। कुकुरमुत्ता एक श्रेष्ठ व्यंग्य प्रगीत है। कुकुरमुत्ता कविता में गुलाब और कुकुरमुत्ता के प्रतीक सर्वाधिक विवादास्पद बने हैं। वैसे तो कुकुरमुत्ता को कवि ने सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि बनाकर उसे गुलाब के समक्ष प्रस्तुत किया है, पर कुकुरमुत्ता का जो आत्मालाप है वह आत्मश्लाघा के चरम शिखर पर पहुंच गया है और कई बार हास्यास्पद स्थितियां निर्मित हो गई हैं, खासकर जब वह स्वयं दुनिया की
श्रेष्ठतम वस्तुओं का जनक मानता है। यह एक विवादास्पद रचना रही है। इसके व्यंग अनेक मुखी हैं। दो धारी तलवार है जो लक्ष्य, अलक्ष्य, स्व, पर, दाएं, बाएं, आगे, पीछे सब ओर बरसती है, सब ओर प्रहार करती है। पर यह नहीं कि व्यंग की तलवार में धार ही धार है, मूठ नहीं। गुलाब को ललकारता हुआ कुकुरमुत्ता कहता है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। कुकुरमुत्ता कविता में संदर्भ का प्राचुर्य है, भाषा की सजीवता है, भाषा बोलचाल की भाषा के निकट है। इसी तरह से बेला और नए पत्ते में निराला की प्रयोगात्मक रचनाएं हैं। विषाद एवं व्यक्तिक पीड़ा की व्यंजना कई कविताओं में व्यक्त हुई है। कवि की थकी हुई वाणी का स्वर है, मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सांध्य बेला, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत जो तन ढह गया है, आम की डाली जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहां पिक या शिखी नहीं आते, पंक्ति में वह हूं लिखी नहीं जिसका अर्थ जीवन ढह गया है, मैं अलक्षित हूं यही कवि कह गया है। इसके अलावा वे लिखते हैं, गहन है यह अंधकार, स्वार्थ के अवगुंठनों से हुआ है लुंठन हमारा। पर इन सब कविताओं में विषाद की छाया होते हुए भी असंतोष की छटपटाहट नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि संतोष की शांति ही इन कविताओं में दृष्टिगोचर होती है। सन 1950 से लेकर 1961 तक की उनकी जो रचना यात्रा है, उसे उनका अंतिम पड़ाव रचना की दृष्टि से माना जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है, जीवन के अंतिम दशक में निराला के मन में उल्लास का स्रोत सूखा न था। सूखना तो दूर, लगता है जल और निर्मल हो गया है, प्रवाह अधिक संयतपूर्ण है। काव्य के अंतिम मोड़ पर निराला ने गीत ही अधिक लिखे, जिसमें सामाजिक अव्यवस्था, वैषम्य, प्रकृति संबंधी ऋतु गीत, राष्ट्रीय भावना से संबंधित कुछ गीत हैं। पर श्रृंगार गीत अपने वासनात्मक संसार को त्याग कर मानो शांत रस के पास पहुंच चुके थे और निराला किसी परम शक्ति का आश्रय चाहते हों ऐसा व्यंजित होने लगा था। निराला ने इस दौर में लिखा, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, आशा का प्रदीप जलता है हृदय कुंज में। डॉक्टर रामनाथ सुमन ने निराला के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में जो लिखा है वो बेहद उल्लेखनीय है। सब मिलाकर उनकी जीवनी और काव्य यात्रा में हिमालय प्रवास के आनंद और खतरे हैं। वे हिमालय की चोटियों की भांति तनी, उन्नत, पर अपने अंचल में खूंखार जानवर खोर सी वासनाओं को छिपाए, चट्टानी प्रस्तर खंडों को मार्ग में लुढ़काते और कल्याणी स्रोतस्विनियों को प्रवाहित करते चले गए।